तो लीजिए सुनिए कमला उपन्यास का 14वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और तथा आई बटन में भी मिल जाएगा। क्षितिज दादा, क्षितिज दादा। कौन है? मैं हूँ कमला, जरा दरवाजा खोलो। क्षितिज ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोलकर बाहर देखा। सामने कमला खड़ी है। रात का अंधेरा उस समय भी बिल्कुल साफ नहीं हुआ था। उस समय भी काले आकाश में 2-4 बड़े तारे चमक रहे थे। केवल पूर्व का आकाश कुछ साफ हो चला था। बरामदे के एक कोने में लालटेन धीमी धीमी जल रही थी। उसी अस्पष्ट प्रकाश में क्षितिज ने पलक मारते ही सब कुछ देख लिया। कमला एक पीले रंग की ऊनी चादर सिर से पैर तक ओढ़े थी। उसके पास ही कुछ फासले पर अरुण खड़ा था। उसने धारीदार कोट के ऊपर कमर में एक अधमैली चादर लपेटी हुई थी। बाएं हाथ में उसने उसके जनेऊ के समय का लाल रंग का छाता और दाहिनी बगल में दबी हुई एक छोटी सी पोटली थी। केवल इतना ही क्षितिज ने देख पाया, किंतु कमला जब उसके पैरों के पास पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करके खड़ी होकर बोली, क्षितिज दादा मैं जाती हूँ, तब चाहे प्रकाश की कमी से हो और चाहे दृष्टि के दोष से हो। कमला का मुख क्षितिज को बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ा। असल में आंसू भरे रहने के कारण उसकी दृष्टि उस समय बेकार हो रही थी। उसे जान पड़ा जैसे अकस्मात एक ही घड़ी के सामने आसपास ऊपर नीचे सब एकदम स्याही से लिप पुत गया है। कमला ने कहा, गाड़ी का वक्त हो गया क्षितिज दादा, मैं जाती हूँ। क्षितिज की जैसे समझ में कुछ नहीं है। उसने अन्य मनसक भाव से केवल इतना ही कहा, जाती हो? अच्छा। कमला ने कहा, मैं कहाँ की कौन हूँ जो तो भी इतने दिन तुम्हें बहुत कष्ट दिया। इतना कहकर कमला ने चादर के कोने से आंसू पहुंचे। इसके उत्तर में क्षितिज ने केवल इतना ही जवाब दिया, कष्ट कहाँ, नहीं तो। कमला, जाने के समय तुम केवल यही आशीर्वाद मुझे दो क्षितिज दादा कि तुम्हारा प्राण बचाना निष्फल ना हो। इतना कहकर कमला बार बार आंखें पोंछने लगी। क्षितिज को इसका कोई उत्तर ढूंढने नहीं मिला। दम भर बाद वह एकाएक कह उठा, आशीर्वाद जरूर, वह तो दूंगा ही। हाँ अरुण, मोटर के लिए कह दिया गया है ना? अरुण ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, हरेंद्र दादा तो नीचे मोटर पर ही बैठे हैं। वह स्टेशन तक हमें पहुंचावेंगे, आप नहीं चलिएगा? मैं ना भाई, मेरी तबीयत को कुछ अच्छी नहीं। कमला दूर से ही और एक बार चुपचाप प्रणाम करके धीरे धीरे नीचे उतर गई। अरुण ने क्षितिज के पास आकर कहा, मैं भी जाता हूँ क्षितिज दादा। इतना कहकर अपनी बहन की तरह प्रणाम करके वह भी जा ही रहा था, किंतु क्षितिज ने सहसा उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और इस तरह जबरदस्ती ही कमरे के भीतर ले जाकर उसने कहा, भाई अरुण, तुम लोग क्या सचमुच जा रहे हो? अरुण अवाक। क्षितिज का यह व्यर्थ प्रश्न जैसे उसकी समझ में न आया। क्षितिज ने फिर कहा, कौन जाने, शायद अब फिर कभी हम लोगों की मुलाकात ही ना हो। मैं भी आज दोपहर की गाड़ी से पछा जा रहा हूँ। अरुण इस बात का भी कुछ जवाब न दे सका, किंतु बालक होने पर भी वह इतना समझ गया कि क्षितिज के स्वर में जैसे रुलाई भरी हुई है। क्षितिज प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करके ही कहने लगा, तुम अब भी बालक हो, तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा भार पड़ गया, कितनी जिम्मेदारी आ पड़ी है, यह शायद तुम जानते भी नहीं। मैं भगवान के निकट मन वाणी का ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोगों की यात्रा सब तरह से निर्विघ्न हो। इतना कहकर उसने अपने तकिए के नीचे से एक लंबा लिफाफा निकालकर अरुण के हाथ में देना चाहा, किंतु अरुण ने अपना हाथ हटाकर पूछा, यह क्या है क्षितिज दादा? क्षितिज ने कहा, कुछ थोड़े रुपए हैं और कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास रुपए हैं क्षितिज दादा, उन्हें रहने दो भाई, जाते समय छोटे भाई के हाथ में कुछ देने की रीति है, इसलिए दे रहा हूँ। इतना कहकर क्षितिज ने अरुण की धोती की खूंट से में वह लिफाफा बांधते बांधते कहा, तुम्हारे तो कोई बड़ा भाई नहीं है अरुण, इसी से तुम नहीं जानते। अगर कोई तुम्हारा दादा होता तो वह भी इसी तरह तुम्हें चलते समय उपहार देता। अपने दादा का स्नेह उपहार लेने में तुम्हें कुछ भी शर्माना ना चाहिए। तुम्हारी दीदी को अगर कभी मालूम हो और वह पूछे तो उनसे भी कह देना। इतना कहकर धोती का खूंट यथास्थान खुसकर देकर उसके कमरे से बाहर आकर क्षितिज ने कहा, अब अधिक समय नहीं अरुण, तुम जाओ भाई, 4:30 बज गए, वे लोग शायद जल्दी कर रहे होंगे। इतना कहकर उसने एक तरह से जोर करके अरुण को विदा दिया। अरुण ने सीढ़ियों से उतरते उतरते पूछा, आप कितने दिन पश्चिम में रहेंगे क्षितिज दादा? यह भी कैसे कहूँ भाई। उसके बाद अरुण जब जाकर मोटर पर सवार हुआ तब उसे अकेला देखकर कमला ने तो कोई प्रश्न नहीं किया, जो हरेंद्र ने पूछा, क्षितिज बाबू नहीं आए अरुण? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं क्षितिज ने दिया। वह ऊपर से बरामदे में रेलिंग के सहारे खड़ा हुआ था। उसने कहा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है हरेंद्र,
ठंड में मेरा बाहर निकलना ठीक ना होगा। हरेंद्र ने कुछ उद्वीन होकर कहा, तबीयत अच्छी नहीं तो फिर तुम उसमें बाहर न ठहरो, भीतर जाओ, मैं इन्हें पहुंचा दूंगा, आकर तुम्हें खबर दूंगा। मोटर चल दी। मालूम नहीं हरेंद्र की बात क्षितिज ने सुन पाई या नहीं। मोटर जब उसकी आंखों से ओझल हो गई तब भी वह उसी तरफ ताकता हुआ वैसे ही स्तब्ध होकर खड़ा रहा। स्टेशन पर पहुंचकर टिकट खरीदकर कमला और अरुण दोनों को रेल पर बिठाकर हरेंद्र ने कमला के पास जाकर कुछ लज्जा के साथ कहा, मैं अब फिलहाल कहाँ रहूंगा यह यद्यपि मैं खुद नहीं जानता, तथापि मुझे खबर देने की अगर जरूरत हो तो केयर ऑफ। अरुण ने जेब से चटपट एक टुकड़ा कागज और पेंसिल निकाल कर कहा, ठहरो ठहरो हरेंद्र दादा, मैं तुम्हारा पता लिख लूं। इनके सिवा सुना है क्षितिज दादा भी आज दोपहर की गाड़ी से पचाहा चले जाएंगे, मगर अफसोस मुझे उनका पता लिख लेने का कुछ ख्याल नहीं रहा। यह खबर सुनकर कमला को मन ही मन आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। मगर हरेंद्र उद्वीन होकर कह उठा, सच? तब तो मुझे भी अभी लौटकर उसे रोकना पड़ेगा। क्यों हरेंद्र दादा? हरेंद्र ने कहा, तबीयत अच्छी नहीं है, ऐसे में क्षितिज का अकेले बाहर जाना ठीक नहीं। इसके सिवा क्षितिज का यहीं रहना और एक कारण से बहुत जरूरी है। तू गांव जा रही है कमला, कौन कह सकता है गांव वाले क्या उपद्रव खड़ा कर दें। जरूरत पड़ने पर मैं तो कालीग्राम जाऊंगा ही, यहाँ तक कि क्षितिज को भी उनका मुंह बंद करने के लिए ले जाकर खड़ा कर दूंगा। तू क्या मुझे डरपोक समझती है कमला? कमला ने सिर हिलाकर कहा, ना डरपोक नहीं समझती दादा, लेकिन तुम में से किसी को भी मेरे लिए अब वहां नहीं जाना पड़ेगा। हरिंद ने बहुत विस्मित होकर कहा, नहीं जाना पड़ेगा? किसी की जरूरत ना होगी? खैर ना हो ना सही, लेकिन तू क्या गांव वालों की, गांव की समाज की प्रकृति को अभी तक पहचान नहीं पाई? कमला ने इस प्रश्न का कुछ ठीक उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतने दिन से मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी और मैं क्यों अब तक अपने करने के काम का भार तुम लोगों के ऊपर डाले हुई थी। मैंने अब तक जो भूल की अब नहीं करूंगी, लेकिन अब तुम लोगों को गवाही की तलब करने की भारी भूल अब नहीं कर सकती। इतना कहकर छोटे भाई के हाथ से वह हरेंद्र के पति के कागज का टुकड़ा लेकर उसने गाड़ी के बाहर फेंक दिया। हरेंद्र ने मन ही मन बहुत ही शुभ और लज्जित होकर कहा, लेकिन कमला, निर्दोष को भी क्या अदालत वगैरह में गवाही देकर अपना निर्दोष होना प्रमाणित नहीं करना पड़ता? कमला ने मलिन हंसी हंसकर कहा, इसकी अदालत में जरूरत होती है। अपने विचार का भार जिनके हाथ सौंप दिया हरेंद्र दादा, उनके लिए गवाह की कोई जरूरत नहीं, वह सब खुद जानते हैं। इतना कहकर उसने आंसुओं को अपनी साड़ी से छुपा लिया। गार्ड ने सब झंडी दिखा दी। ड्राइवर ने भोंपू बजाकर गाड़ी छोड़ दी। इसी समय हरेंद्र ने जैसे उस धक्के को जो उसे कमला की बातों से लगा था बहुत कुछ संभाल लिया और साथ ही साथ 2 पग आगे बढ़कर भी अश्रु जल के धुंधलेपन में कमला के मुख को नहीं देख पाए, लेकिन उसी को उद्देश्य करके ऊंचे स्वर में कहा, ऐसा ही हो बहन, मैं मन वाणी काया से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वही हमारे विचार का भार ग्रहण करें। कमला ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, जवाब देने को था ही क्या। लेकिन गाड़ी कुछ दूर चली जाने पर उसने केवल एक बार खिड़की के बाहर से निकाल कर देखा। हरेंद्र उस समय भी सीधा उसी की ओर ताकता हुआ खड़ा है। रास्ते में अरुण अपनी धुन में बहुत कुछ बकता जा रहा था। उसे अपने ऊपर बड़ा विश्वास था, बड़ा भरोसा था। वह जो उस समय दुर्गा देवी ने उससे कहा था कि उन्हें उस अफवाह पर तनिक भी विश्वास नहीं है, और वह भी जो उनसे कह आया था कि कलकत्ते में उसी के पास कमला है, इसी से उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। उसे विश्वास था कि उसने इस दुर्घटना की उलझन को बहुत कुछ सुलझा दिया है। वह रास्ते में रह रहकर बार बार घुमा फिराकर इसी तरह की अनेक सांत्वनाएं कमला को दे रहा था, किंतु कमला चुपचाप गाड़ी पर जा बैठी थी, वैसे ही बैठी रही। वह कुछ ना बोलती थी। हरेंद्र की यह बात उसे भूली नहीं थी कि अरुण की इस बात पर कोई भी सहज में विश्वास नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए उसके मन में कुछ विशेष चंचलता भी नहीं थी। वास्तव में जो कुछ सत्य नहीं, उस पर अगर कोई अविश्वास ही करे तो उसके लिए किसको दोष दिया जा सकता है। किंतु चिंता उसे थी जरूर। वह चिंता उसे अपनी सास के बारे में थी, जो कि सिल की तरह उसकी छाती पर रखी थी और जिससे उसका दम घुट रहा था। सास ने एक बार अपने मुंह से यह कहा जरूर है कि वह अपनी बहू के कलंक पर विश्वास नहीं करती, लेकिन क्या उनका यह विश्वास अंत तक जैसे का तैसा बना रहेगा, इस बारे में उसे खटका था। वह देहात में ही पैदा होकर इतनी बड़ी हुई है, वहां के लोगों की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ है, किंतु इसके साथ ही यह इरादा भी मन ही मन बिल्कुल पक्का कर रखा था कि वह अब तक बहुत भूल कर चुकी है, भटक चुकी है, भ्रांति में पड़ चुकी है।
अब अपने और स्वामी के बीच में किसी तीसरे आदमी को नहीं डालेगी। उसका और स्वामी का यह संबंध चाहे टूट ही क्यों ना जाए, लेकिन जगदीश्वर के सिवा अपने और स्वामी के बीच में किसी विचारक को स्वीकार नहीं करेगी। जगदीशपुर स्टेशन पर यथा समय ट्रेन पहुंच गई, लेकिन वहां घोड़ा गाड़ी मिलने में कठिनाई पड़ी। बड़ी कोशिश करके मुश्किल से अरुण एक गाड़ी का प्रबंध कर पाया। घोड़ा गाड़ी जब जगदीशपुर गांव में सतीश राय के घर के सामने उपस्थित हुई, उस समय दिन बहुत बीत चुका था। दुर्गा देवी 2-3 मैली फटी तकियों को तैर करके ऊपर रखकर उनके सहारे बैठी हुई एक कटोरे में गर्म दूध घूट घूट करके पी रही थी, और थोड़ी ही दूर पर जमीन पर बैठी एक पड़ोसी की विधवा स्त्री खीलों से धान बीन बीन कर अलग कर रही थी। दुर्गा देवी को उस समय भी थोड़ी बहुत हरारत थी, लेकिन टाइफाइड का कोई लक्षण नहीं नजर आता था। अरुण को देखते ही खुश होकर कह उठी, अरे कौन अरुण, आ गए बच्चा, आओ बैठो। वह दरवाजे के पास कौन खड़ा है? दीदी आई है। दीदी? कौन, बहू? जैसे ही कमला ने भीतर प्रवेश करके झुककर सास के पैर छूने चाहे, यह देखकर दुर्गा देवी घबरा उठी। दूध का कटोरा मुख के पास से हटाकर चटपट कह उठी, रहने दो बहू, पैर छूने की दरकार नहीं। दिन भर के बाद छटांग भर दूध पी रही हूँ, छूकर इसे भी बर्बाद ना कर देना। जो औरत खीलों से धान अलग कर रही थी, वह धूप में कमला का स्पर्श बचाकर 4 हाथ के फासले पर जा बैठी। कमला चुपचाप स्तब्ध होकर जहां की तहां खड़ी रह गई, किंतु अरुण एकदम झलमुन गया। उसने कहा, झूठी कहीं की, कल तुमने फिर क्यों कहा था कि उस अफवाह पर, उस बेनाम चिट्ठी पर तुम्हें विश्वास नहीं? तुमने क्यों कहा कि? बुढ़िया बोली, वाह, जरा बातें तो सुनो। मैंने कब कहा था विश्वास नहीं करती? अगर बुखार की बेहोशी में ऐसी कोई बात मुंह से निकल भी गई हो तो वह भी कोई कहना है भैया? अरुण रुआसा होकर बोला, तब तो मैं भी कभी दीदी को यहाँ ना ले आता, मैं यह ना जानता था। दुर्गा देवी ने दूध का कटोरा हटाकर अलग रखकर कहा, अच्छी बात है बच्चा, इस तरह बिगड़ क्यों रहे हो? सन्यासी दादा आवे, राय बाबू को खबर दूं, यह लोग जो ठीक समझेंगे सो होगा। तब तक बहू बाहर ठहरे, घर में सीधा पानी सब है। पटल की माँ निकाल देगी, दरवाजे पर 4 रोटियां सेककर तुमको भी खिलावे और आप भी खाए। अरुण चौगुना जल उठा। उसने कहा, क्या हम तुम्हारे घर भीख मांग कर खाने आए हैं? ऐसी बात तुम कहती हो? अच्छा, इसका मजा पाओगी। यह कहकर कमला का हाथ जोर से पकड़कर अरुण ने कहा, चलो दीदी चलें, अभी दरवाजे पर हमारी गाड़ी खड़ी है, अब मैं 1 मिनट भी और इस बुढ़िया का मुंह नहीं देखना चाहता। कमला ने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ा लेकर कहा, चलो चलती हूँ भाई। इसके बाद सिर पर का आंचल हटाकर सांस की आंखों से आंखें मिलाकर शांत सहज स्वर में बोली, माँ मैं जाती हूँ, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ, तुम्हारी तरह। यह मेरे ससुर का घर है। मैंने अभी तक ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मुझसे कोई अपराध नहीं बन पड़ा कि दरवाजे पर रोटी बनाकर खाऊं। सास ने कहा, मैं क्या जानूं लोग। कमला की मलिन दृष्टि एकाएक अग्निशिखा की तरह प्रज्वलित हो उठी। शायद वह कोई बड़ा कड़ा उत्तर देने वाली थी, किंतु उसे वह अवसर नहीं मिला। अरुण वज्र मुष्टि में उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचता हुआ घर से बाहर निकल गया।